कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अभी तक आपने सुना कि नव्या के माँ पापा का मर्डर हो जाता है। नव्या और वैभव सबूत ढूंढने के लिए नव्या के घर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ एक चीज मिलती है। उस चीज से वह अब आगे नव्या और वैभव नौकर की आवाज सुन के वॉशरूम के बाहर आते हैं, तो बाहर रीता देवी खड़ी होती है। दोनों कंफ्यूज हो जाती हैं। वैभव, आप यहाँ? रीता देवी, हाँ, मैं देखने आई थी यहाँ क्या रंगरलियां मनाई जा रही है। वैभव, ओह, देख लिया या और कुछ देखना बाकी है? ये तुम्हारा क्या तरीका है वैभव? जैसे को वैसा जवाब। नाउ प्लीज लीव। आप मेरे पर्सनल मैटर में ना पड़े। रीता देवी गुस्से में चली जाती है। नव्या, ये क्या, तुमने कुछ भी कह दिया? वैभव, तुम अपनी माँ की डायरी लेकर आओ, हमें डायरी में पढ़ना है, बाकी बाद में देखेंगे। नव्या डायरी लेने रूम में जाती है और डायरी ढूंढने लगती है, पर डायरी नहीं मिलती। वो वापस वैभव के पास आ जाती है। नव्या, वो डायरी नहीं है वहाँ। तो कहाँ गई? क्या तुमने ध्यान से देखा? हाँ। तो कहाँ जा सकती है? तुम परी हो ना, तो पता करो अपने जादू से और लेकर आओ। मैं परी हूँ पर कोई जादू नहीं जानती। वैभव, तुम ना एक नमूनी हो, कोशिश करो, सारे जादू ट्राई करोगे। नव्या, ओके, ट्राई करती हूँ। नव्या जादू करती है तो वहाँ पर फूलों की बारिश हो जाती है। वैभव, वाओ, तो अब तुम मुझे प्रपोज करना चाहती हो? नव्या, शट अप, वो गलत हो गया मेरा जादू। जो बात तुम्हारे दिल में है कह दो। तभी नव्या दूसरा जादू करती है तो वहाँ फूलों की बजाय पत्थर बरसने लगते हैं। नव्या फौरन उसे रोकती है। वैभव, कभी फूल कभी पत्थर, मुझे मारने का प्लान है क्या? नव्या, मुझसे नहीं होगा अब। वैभव, तुम परी हो तो तुम्हें जादू करने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए ना। नव्या, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। वैभव, मुझे पता है, पर अब हम रो के क्या करेंगे? हमें और कोई रास्ता ढूंढना होगा। और कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैभव, हिम्मत नहीं हारते, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। नव्या, अब हमारे पास एक ही रास्ता है। क्या? हमें परिस्तान वापस जाना होगा। वो क्यों? नव्या, हमें मेरी माँ की उस सहेली ज्वाला परी से मिलना होगा, जो मेरी माँ के बारे में सब जानती है, जिसे रानी परी ने कैद कर दिया है। ओके, तो चलो वापस। नव्या अपना हाथ आगे करती है तो वो दरवाजा उसके पास आ जाता है और वो वैभव का हाथ पकड़ के उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। दोनों पाकिस्तान आ जाते हैं। उन दोनों को वहाँ छुपना होता है, क्योंकि रानी परी को पता नहीं चलना चाहिए कि इसके लिए नव्या एक जादू करती है। नव्या और वैभव आगे बढ़ते हैं तो एक तितली उनकी मदद करती है उन्हें ज्वाला परी तक पहुँचने में। वैभव और नव्या उस तितली के पीछे पीछे जाती हैं। नव्या और वैभव ज्वाला परी के पास पहुँच जाते हैं। ज्वाला परी, आ गई तुम? मुझे पता था कि तुम यह रात जानने यहाँ जरूर आओगी। हाँ प्लीज, मुझे सब कुछ जानना है। मेरी माँ कौन थी? मेरे पापा कौन थे? ज्वाला परी, तुम्हारी माँ का नाम सुनैना परी था। ये कहानी तब स्टार्ट होती है जब मैं और तुम्हारी माँ इंसान की दुनिया देखने के लिए पाकिस्तान से छुपके से हम दोनों निकल गए। परियों की और इंसानों की दुनिया अलग होती है और हम इंसान की दुनिया के बारे में हमेशा सुनते आए थे। इंसान की दुनिया में जाकर भीड़ और बहुत सारे लोगों को देखकर मैं और तुम्हारी माँ चौंक गए। हमने वहाँ एक रहन सहन देखा और वहाँ की ड्रेस में खुद को ढाल लिया। तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी और परियों की राजकुमारी थी। वो जो चाहे वो कर सकती थी।
ज्वालाप्री, तुम्हारी माँ बहुत खुश थी इंसान की दुनिया में आकर। फिर हम चुपके चुपके वहाँ आते जाते रहते थे और वहाँ जादू से शरारत भी करते थे। एक दिन की बात है, तुम्हारी माँ और मैं एक मार्केट में चीजें खरीद देख रहे थे, तो वहाँ तुम्हारी माँ मुझसे बिछड़ गई। तुम्हारी माँ भीड़ की वजह से तुम्हारे पापा अभिलाष से जा टकराई। दोनों एक दूसरे को देख के एक दूसरे से प्यार करने लगे, मुलाकातें भी होने लगी। पर तुम्हारे पापा को नहीं पता था कि तुम्हारी माँ परी है। तुम्हारे पापा की एक सगी बहन थी, यानी कि तुम्हारी बुआ, और तुम्हारे पापा तुम्हारी बुआ की हर बात मानते थे। तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ से शादी करना चाहते थे। तभी तुम्हारे पापा को पता चला कि तुम्हारी माँ एक परी है, तो वो खुद उनसे नहीं मिले, पर तुम्हारी माँ उनसे उनके प्यार में परी तरह हो चुकी थी। इधर परिस्तान में तुम्हारी माँ को रानी बना दिया गया और उनकी शादी के लिए यशवंत और परिस्तान के राजकुमारों को बुलाया गया था। पर तुम्हारी माँ तो तुम्हारे पापा को चाहती थी। अब तुम्हारी माँ परियों की रानी बन चुकी थी और उनके पास सारी ताकतें थी। और तुम्हारी माँ की सगी बहन यानी कि तुम्हारी मौसी तुम्हारी माँ से बहुत जलती थी, क्योंकि उसे रानी बनना था। नव्या, मेरी मौसी कौन है और कहाँ है? ज्वालापरी, जो अभी यहाँ की रानी है वही तुम्हारी माँ की बहन है, यानी कि वही तुम्हारी मौसी है, जिसका नाम शीना परी है। लेकिन वो तुम्हें यह बात छुपा रही है। नव्या, पर क्यों? ज्वालापरी, यह बात तुम्हें आगे पता चलेगी। तुम्हारी माँ अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और उसे हर बात बताती थी, और तुम्हारी माँ ने उसे यह बात भी बता दी जो इंसान की दुनिया में हुआ। तुम्हारी मौसी यही चाहती थी कि तुम्हारी माँ ऐसी कोई गलती करे और इस परिस्तान से निकाल दी जाए और वो यहाँ की रानी बन जाए। फिर क्या हुआ? ज्वालापरी, फिर वही हुआ जो होना था। तुम्हारे पापा ने भी अपनी बहन यानी कि तुम्हारी बुआ को सब कुछ बता दिया, और तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे पापा से कहा कि अगर तुम परी से शादी करोगे तो तुम इन दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बन जाओगे। तुम्हें इससे शादी करनी ही होगी। हमें परिस्तान पर राज करने का मौका मिल जाएगा। तुम्हारे पापा का भी लालच में आ गए, और तुम्हारी माँ तो वैसे भी तुम्हारे पापा के प्यार में पागल थी। दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। परिस्तान में भी पता चल गया कि रानी ने एक आम इंसान से शादी कर ली, और यहाँ परी और इंसान का कोई जोड़ नहीं है। सबने बहुत बुरा कहा। सुनैना परी रानी थी, इसीलिए कोई भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता था, सिवाय तुम्हारे नाना नानी के। तुम्हारी नाना नानी ने उन पर बहुत गुस्सा किया, पर तुम्हारे पापा ने उन दोनों को भी अपने झांसे में ले लिया, और तुम्हारे पापा और तुम्हारी बुआ को भी परिस्तान में आने की इजाजत मिल गई। यहीं से शुरू हुआ सबसे बुरा दौर, जो तुम्हारी माँ ने सोचा नहीं था। ज्वालापरी, तुम्हारे पापा और तुम्हारी बुआ को परिस्तान में आने की इजाजत मिल जाती है, और यहीं से शुरू होता है सबसे बुरा दौर, जो तुम्हारी माँ ने कभी सोचा भी न था। तुम्हारे पापा और तुम्हारी माँ परिस्तान शादी करके अब परिस्तान के राजा रानी बन चुके थे, जिसकी वजह से सारे जिन जात और पाकिस्तान के आधे लोग ये बात मान ना पाए, पर वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। तुम्हारी बुआ और तुम्हारी मौसी ने आपस में हाथ मिला लिया, क्योंकि तुम्हारी मौसी को पाकिस्तान पर राज करना था और तुम्हारी बुआ को दुनिया की ताकत और पाकिस्तान का साथ चाहिए था। वो दोनों अपनी प्लानिंग बनाने लगे। तुम्हारी मौसी तुम्हारे पापा से नज़दीकियां बनाने का प्लान करती है, क्योंकि उसे सुनैना और अभिराज के बीच में दूरियां बढ़ानी थी। तुम उस वक्त अपनी माँ के पेट में थी, कुछ दिन ही बचे थे तुम्हारे जन्म होने के। अगर परिस्तान में तुम्हारी माँ की वारिस लड़की आ जाती है, तो उसके बाद उसकी बेटी के अलावा और कोई रानी नहीं बन सकता था। वहाँ का नियम था कि रानी की पहली औलाद ही रानी बन सकती थी। और इधर तुम्हारी मौसी तुम्हारे पापा के बहुत करीब पहुंच जाती है, और तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ की मोहब्बत भूल तुम्हारी मौसी से इश्क लड़ाने में पागल हो जाते हैं। तुम्हारी माँ अपनी बहन पर बहुत यकीन करती थी। तुम्हारे पापा तुम्हारी मौसी को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसीलिए तुम्हारी बुआ, तुम्हारे पापा और तुम्हारी मौसी, इन तीनों ने तुम्हारी माँ को इंसान की दुनिया में ले जाके मार देने का प्लान बनाया।
क्योंकि वहाँ ना परिस्तान को पता चलेगा ना ही कोई प्रॉब्लम होगी। और उन तीनों ने ऐसा ही किया। तुम्हारे पापा ने कहा कि मैं कुछ दिन अपनी दुनिया में रहना चाहता हूँ। तो साथ में तुम्हारी माँ को भी आना पड़ा, क्योंकि वो तुम्हारे पापा के बिना नहीं रह सकती थी। पर उस वक्त तुम्हारा जन्म हो गया और इन तीनों का प्लान अधूरा रह गया। इसीलिए तुम्हारी माँ और तुम्हें परिस्तान वापस लाया गया देखभाल करने के लिए। उधर तुम्हारे पापा के पास तुम्हारी मौसी चली गई, क्योंकि वो भी तुम्हारे पापा से प्यार करने लगी थी। पर एक दिन तुम्हारी माँ अचानक तुम्हारे पापा के पास गई, तो वो तुम्हारे पापा और तुम्हारी मौसी को एक दूसरे की बाहों में सोता देख बिखर जाती हैं। और तुम्हारी माँ ने उन दोनों को सजा देने के लिए परिस्तान जाने की सोची। तभी तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को वहीं कैद कर लिया और फिर तुम्हारी माँ को तुम्हारी मौसी ने मार दिया। यह बात किसी को पता भी नहीं लगा सिवाय तुम्हारे नाना नानी के। फिर तुम्हारे नाना नानी तुम्हें लेकर परिसान से चले गए, क्योंकि वे जानते थे कि हाँ तुम्हें भी वो मार देंगे। तुम्हारे नाना पर एक जिन ने हमला किया और तुम्हारे नाना को मार दिया, पर तुम्हारी नानी तुम्हें लेकर और सबसे बचकर छुप गई। इधर तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे पापा से शादी कर ली और वहाँ की रानी बन गई। पर वो तुम्हारी माँ के महल में नहीं रह पाई, क्योंकि उस महल में तुम्हारी नानी का जादू था, ऐसा कि वो नहीं रह पाई। उसके बाद से परिस्तान के सारे नियम बदल दिए गए। तुम्हारी मौसी और तुम्हारी बुआ बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी और तुम्हारी मौसी तुम्हारी बुआ की हर बात मानने लगी। पर एक दिन ऐसा हुआ कि तुम्हारी बुआ ने भी अपनी दुनिया में किसी इंसान से शादी कर ली और शादी के बाद वो वापस इंसान की दुनिया में चली गई। इसके बाद वो फिर परिस्तान नहीं आ पाई। लेकिन रानी परी और तुम्हारी बुआ के रिश्ते आज भी अच्छे ही हैं। नव्या और मेरे पापा ज्वाला परी, तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढते ढूंढते खुद कहीं खो गए हैं, क्योंकि उन्हें बाद में एहसास हो गया था कि उन्होंने तुम्हारी माँ और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और वे तुम्हें ढूंढ के अपनी उस गलती को सुधारना चाहते थे। पर तुम कहीं नहीं मिली और वो ढूंढते ढूंढते कहीं गुम हो गए। उसके बाद वो कभी परिस्तान नहीं आए और किसी ने भी तुम्हारे पापा को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। तुम्हारी मौसी को तुम्हारे पापा से एक वारिस चाहिए था, वो मिल चुका था। मतलब कि तुम्हारी मौसी को एक राजकुमारी मिल गई थी। उसके बाद उसने भी तुम्हारे पापा को ढूंढने की कोशिश नहीं की। इसी के साथ परिस्तान में इंसानों का आना जाना फिर से बंद हो गया। सिर्फ एक ही दरवाजे से कोई आ जा सकता है, जिसमें परी का साथ हो। नव्या, इसका मतलब मेरी सौतेली बहन भी है, तो वो कहाँ है? ज्वाला परी, हाँ वो भी है, अब बड़ी हो चुकी है। वैभव, अब ये भी पूछ लो कि वो कैसी लगती है। सेटअप, तुम्हारी बुआ कौन है वैसे? नव्या, मैंने क्या देखा है उनको जो मुझे पता होगा? वैभव, तो पता करो उनको, उनका कोई तो कनेक्शन जरूर होगा। ज्वाला परी, हाँ हो सकता है, पर अब वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता। पर तुम दोनों अभी चले जाओ यहाँ से। अगर रानी परी को मालूम पड़ा तो नव्या मुश्किल में आ जाएगी। वैभव और नव्या चले जाते हैं वहाँ से और वापस नव्या के घर आ जाते हैं। वैभव, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बुआ का कोई पता निकलेगा? तुम्हें मेरी बुआ पसंद आ गई है क्या? वैभव, नहीं, मुझे तुम पसंद हो क्या? वैभव घबराते हुए, नहीं वो कुछ नहीं, चलो मेरे घर चलते हैं। नहीं, मुझे यहीं रहना है। वैभव, फिर कर दी ना तुमने पागलों वाली बात। तुम्हारी दुश्मन तुम्हारी वो बुआ और तुम्हारी रानी परी आ गई तो? नव्या, मैं एक परी हूं ना। वैभव, हाँ वो तो पता है, सब कुछ उल्टा कर देती हो। तुमसे मतलब? हाँ, अब तुम ही से मतलब है मेरा। 2 महीने होने में अभी 18 दिन बाकी है। इन 2 महीनों में कितना कुछ बदल गया है ना। वैभव, मेरी दुनिया भी बदल गई। मतलब? वैभव नव्या के करीब चला जाता है और सोचता है कि नव्या को आज मैं अपने दिल की बात बता ही दूं। वैभव, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नव्या वैभव को अपने इतने करीब पाकर शर्मा जाती है और कुछ बोल भी नहीं पाती। नव्या, तुम हटो। वैभव, नहीं हटूंगा, पहले मुझे जवाब दो। नव्या चुप रहती है तो वैभव कहता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करती हो? नव्या कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन अपने दिल में वो भी वैभव को पसंद करने लगती है। वैभव, बोलो नव्या, मुझे जवाब चाहिए। मुझे पता है कि तुम इस वक्त मुश्किल हालत में हो, लेकिन मैं तुम्हारा हमेशा सहारा बनना चाहता हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नव्या,
मेरे पापा भी मेरी माँ से मोहब्बत करते थे। तुमने देखा ना क्या हुआ वैभव। जब तक मेरी जान में जान है मैं तुम्हें अकेले कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम परी हो इसलिए मुझे तुमसे प्यार नहीं है, बल्कि तुमसे प्यार है। और मैं तुम्हारे पापा की दुकान कब का ले लेता, लेकिन मुझे तो तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। नव्या वैभव की तरफ देखने लगती है और कहती है, तो वो सब गुस्सा और वो सब क्या था? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया वैभव? मुझे तुमसे लड़ना अच्छा लगता था, बस मैं तुम्हें अपने पास देखना चाहता था। मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी। अगर तुम्हें यकीन है मुझ पर तो तुम एक्सेप्ट कर सकती हो और ना भी बोल सकती हो, तो फिर मैं हमेशा एज ए फ्रेंड तुम्हारा साथ दूंगा। ये कहकर वैभव नव्या से दूर चला जाता है। तभी पीछे से कोई चीज आकर वैभव को लगती है पीठ पे। नव्या देखकर जोर से चिल्लाती है। वैभव भी देखता है, अपने पीछे देखता है कि उसे क्या लगा है, तो वो तीर होता है। नव्या वैभव के पास आती है और तीर निकालती है। उस तीर में कागज लगा होता है। नव्या वो कागज देखती है तो उसमें एक निशान दिखता है। नव्या उधर बाहर देखती है जहाँ से तीर आकर वैभव को लगा था, तो वहाँ बाहर एक नकाबपोश खड़ा होता है। वो नकाबपोश हमला करने आगे बढ़ता है, तो नव्या उसे हमला करने से रोकने के लिए और वैभव को बचाने के लिए उठ खड़ी होती है और अपने मैजिक से उस नकाबपोश को हरा देती है और वो गायब हो जाता है। नव्या वापस वैभव के पास आती है और उसके जख्म को ठीक करती है। वैभव बेहोश हो चुका होता है, इसीलिए उसको कुछ मालूम नहीं होता। नव्या वैभव को देखने लगती है और मन में सोचती है, इतना भी बुरा नहीं है ये अकड़ू। नव्या वैभव के फेस पर हल्का सा पानी छिड़कती है तो ही उसे होश में आता है। वैभव नव्या की गोद में खुद को सोता देख वो मुस्कुराने लगता है। वैभव, क्या नसीब है, मैं अपनी प्रियतमा की गोद में सर रखा हुआ हूँ। ऐसे तो मौत भी आ जाए तो गम नहीं। नव्या, तुमको अनाप शनाप ही बोलना होता है क्या? वैभव, क्यों, तुम डर गई मुझे खोने से? डरती हो ना तुम? नव्या, नहीं, वो क्या है ना कि मुझ पर तुम्हारा मर्डर का केस आ जाएगा ना। वैभव, क्या अजीब लड़की हो तुम। इतना हैंडसम बंदा जिस पर परी लोग की परियां भी मरती है, वो तुम्हारे आगे झुका जा रहा है और तुम? नव्या, ओहो, तो फिर परिस्तान की परियां कौन थी? तुमसे कौन जीत सकता है अब? कहो ना प्यार है, उठो अब चलो। वैभव, जब तक तुम मुझे मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करोगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। नव्या, ये कैसी जिद है? वैभव, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें मैं ना खाऊं तो? वैभव उठता है तो नव्या भी उठने लगती है। ऐसे करने से दोनों गिर जाते हैं। नव्या पर वैभव गिर जाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। दोनों को होश ही नहीं होता है। दोनों एक दूसरे में गुम होते हैं। तभी दोनों का ध्यान हटता है। नव्या वैभव से, अब उठोगे भी? वैभव उठता है और नव्या से कहता है, तुम मेरे घर चल रही हो या नहीं, यहीं रुकना है? नव्या, मैं यहीं रहूंगी। ठीक है, तो मैं भी यहीं रहूंगा। तुम यहाँ कैसे रह सकते हो जैसे तुम रहती हो? नव्या, लगता है कि तुम नहीं मानोगे। ठीक है, चलो तुम्हारे घर। वैभव और नव्या दोनों वैभव के घर आ जाते हैं। नव्या को टेंशन हो जाती है कि वैभव को कैसे टाले। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी और वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती। इधर वैभव कुछ काम से बाहर चला जाता है तो बाहर में उससे एक लड़की टकरा जाती है। बहुत ही खूबसूरत होती है वो लड़की। स्माइल करती है। उस लड़की को ऐसा स्माइल करता देख वैभव को अजीब लगता है और वो वहां से चला जाता है। वैभव घर आता है तो देखता है कि नव्या सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई है। वैभव नव्या के पास जाता है और नव्या को देखने लगता है और वैभव सोचता है, इतनी सी उम्र में इसने बहुत कुछ झेला, बहुत दुख झेले हैं। इसके वजूद का पूरा सच अचानक सामने आया। इसमें भी नव्या नॉर्मल बनी रही। यह सही में बहुत ब्रेव है। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। वैभव मन ही मन में सोचता है। नव्या की आंख खुल जाती है और सामने वैभव को देख के डर जाती है।
वैभव, ओह, परियों की राजकुमारी भी डरती है? क्यों, उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा तुम्हें देखकर। नव्या, अब कुछ खा लो। वैभव, तुम जिद्दी हो तो मैं भी हूँ। नव्या, तुम समझते क्यों नहीं? मेरी लाइफ में बहुत मुश्किलें हैं। अब कब क्या हो जाए मुझे भी नहीं मालूम। वैभव, मैं उस सफर का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए सबसे खास हो। मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही एक इकलौती खुशी हो। नव्या, और तुम्हें अपने मतलब के लिए मुसीबत में नहीं डालना चाहती। वैभव, ठीक है, तो मैं भी अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मुझे खाना नहीं खाना। और वैभव ये कहकर चला जाता है और नव्या भी उसके पीछे जाती है, लेकिन वैभव के रूम में अकेले जाने के ख्याल से रुक जाती है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके वैभव के रूम में चली जाती है। वैभव अपने बेड पर उल्टा लेटा होता है। नव्या को भी वैभव को इस तरह हालत में देखकर बहुत बुरा लगता है। नव्या, देखो, अगर तुम नहीं माने तो मैं जादू करके तुम्हें खाना खाने पे मजबूर कर दूंगी। वैभव कुछ नहीं बोलता। नव्या, देखो, उठो, जिद छोड़ो। वैभव, कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। नव्या वैभव को उठाकर उसका हाथ खींचती है तो वैभव सीधे होकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। नव्या वैभव पर गिर जाती है और वैभव के इतने पास होने पर वो अजीब फील करती है। नव्या उठने की कोशिश करती है तो वैभव उसे पकड़ लेता है। नव्या, छोड़ो। वैभव, नहीं, पहले तुम एक्सेप्ट करो यू लव मी। नव्या, ये क्या पागलपन है? वैभव, बोलो वरना मैं नहीं उठने वाला, भले भूख से मर जाऊं। नव्या को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बोलती है, छोड़ो मुझे। तो वैभव नव्या को छोड़ देता है। नव्या वैभव से दूर खड़ी हो जाती है और वैभव आंख बंद करके लेट जाता है। नव्या खुद को बेबस समझती है और आखिर में खुद से हार कर रोने लगती है। वैभव नव्या को रोता देख उठ के उसके पास आ जाता है। वैभव, सॉरी यार, तुम रो मत, मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता। चलो ठीक है, मैं खाना खा लेता हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा, पर प्लीज़ रोना बंद करो और चलो। वैभव नव्या का हाथ पकड़ के उसे उठाता है तो नव्या उठ के वैभव के गले लग जाती है और बोलती है, मैं हार गई, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम्हें कुछ होता नहीं देख सकती। वैभव नव्या के प्यार के इस इजहार को सुनकर मुस्कुराने लगता है और नव्या को टाइट हक कर लेता है। वैभव, मुझे कुछ नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। हमें जिंदगी भर साथ रहना है। नव्या भी हाँ बोल के उसके गले लग के सारे आंसू बाहर लेना चाहती है, लेकिन खिड़की में से जो उन्हें देख रही होती है वो उनकी ये करीबी नहीं देख सकती थी। तभी खिड़की का कांच जोर से टूट जाता है तो वैभव और नव्या का ध्यान वहां चला जाता है। दोनों खिड़की की तरफ देखते हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन नव्या को वहां पर खून दिखाई देता है। नव्या, यहाँ कोई था, तुम्हें कैसे पता? वो देखो, वहां पे खून। हाँ, पर यहाँ तो कोई नहीं है, ये तो किसी परी का खून लग रहा है। अब परी और इंसान के खून में भी फर्क होता है क्या? मैं परी हूँ तो मुझे पता है। वो सब छोड़ो, कितना अच्छा लग रहा था तुम्हें गले से लगाकर, लेकिन ये खिड़की ने मूड ऑफ कर दिया। आओ ना, वापस हक करो, तुम भी ना कभी सीरियस नहीं होते। चलो अभी दादी से मिलने जाते हैं, वो भी अपनी होने वाली बहू देखकर बहुत खुश होगी। वैभव नव्या का हाथ पकड़ के ले जाता है दादी के पास। जाके वो दादी को सब बता देता है। नव्या शर्माते हुए कोने में खड़ी होती है। दादी नव्या को पास बुलाती है और दोनों को गले लगाती है। दादी, 15 दिनों में मैं तुम दोनों की शादी करवा देती हूँ। वैभव, दादी 15 दिनों क्यों, कल परसों करने का प्लान करो ना। दादी माँ, मेरे इकलौते पोते की शादी है तो मैं धूमधाम से शादी करवाऊंगी ना। वैभव, वो आप मेरे बच्चों की शादी में कर लेना, अभी मेरी शादी कर दो ना। दादी, सब्र करो, ये उड़ थोड़ा जाएगी। वैभव, इसका भरोसा नहीं, अगर ये उड़ गई तो परी बन के। ये सुन के नव्या वैभव को घूरती है तो वैभव नव्या को आंख मारता है। दादी 8 दिन बाद शादी के लिए मान जाती है। ये सारी बातें रीता देवी सुन लेती है। रीता देवी अंदर आती है।
आखिर तुम भी तो मेरी तरह एक मिडिल क्लास वाली लड़की से शादी कर रहे हो, अब बोलो। वैभव, नव्या मिडिल क्लास नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालिक है और इसने कोई गिरी हुई हरकत नहीं की है और ना ही किसी और की जगह छीनी है। नव्या मेरे दिल में पहले से है। रीता देवी, ओहो, तो कौन सी जायदाद है इसकी? वैभव, 1 करोड़ की दुकान और 50 लाख का घर। 50 लाख की जगह हो गई ना आपकी स्टैंडर्ड से ऊंची। इसने आपकी तरह साजिश तो ना की मुझे पाने की। रीता देवी, सेट ऑफ वैभव। रीता देवी गुस्से में चली जाती है। वैभव और नव्या भी रूम से बाहर आ जाती हैं। वैभव, क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? यही कि मैं सोच रही हूँ कि मेरी बुआ और मेरे पापा कौन होंगे। वैभव, क्यों, तुम्हें उनसे मिलके उन्हें हक करने का मन कर रहा है क्या? नहीं, ये सब साजिश का पता लगाना है मुझे। नव्या और वैभव वापस परिस्तान जाती हैं। पता करने तो सबसे पहले वो दोनों रानी परी से टकरा जाती हैं। रानी परी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कहाँ चली गई थी तुम? अपनी दुनिया में, अपने माँ पापा के घर। रानी परी कुछ कहती इससे पहले एक लड़की वहां आ जाती है। रानी परी, इससे मिलो, ये तुम्हारी बहन है। नव्या और वैभव दोनों चौंक जाते हैं। वैभव सोचता है इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। तभी वो लड़की वैभव के पास आकर वैभव को हक कर लेती है। नव्या वैभव को देखने लगती है। वैभव भी शॉक्ड रह जाता है, लेकिन नव्या को जलाने के लिए मुस्कुराने लगता है। नव्या गुस्से से उसको घूरती है। रानी परी उस लड़की से कहती है, नव्या से नहीं मिलोगी आयशा? आयशा, ओह सॉरी, मुझे लगा कि ये मेरे जीजू है तो मैं पहले इनसे मिलने लगी। वैभव, ओ साली साहिबा, अभी हम तो जीजू बने नहीं है। आयशा, ओह मतलब अब भी हमारा चांस लग सकता है। वैभव नव्या की तरफ देखते हुए, आयशा से नहीं, अभी नामुमकिन है। आयशा, ओह तो मैं लेट हो गई, सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। वैभव, बाय द वे, मैं पहले आपसे कहीं मिल चुका हूँ। आयशा, हाँ, मैं आपसे टकरा गई थी। वैभव, ओह हाँ, याद आया। नव्या दोनों को देखकर गुस्सा आ रहा था। तभी आयशा नव्या को हक कर लेती है। आयशा नव्या से, सॉरी सिस्टर। नव्या आयशा से, कोई बात नहीं। रानी परी, आओ बेटा, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। नव्या को गुस्सा आ रहा होता है रानी परी पर, क्योंकि नव्या उनका सारा सच जान चुकी थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे अभी अपनी बुआ के बारे में जानना था। नव्या और वैभव उनके साथ चले जाते हैं। रानी परी उनको नव्या की माँ के पैलेस में लेके आती है। नव्या, यहाँ क्यों आए हैं हम? वैभव वहाँ फोटोज को देखने लगता तो एक फोटो में वैभव को उसकी सौतेली मोम दिखती है। नव्या भी फोटो देख रही होती है। रानी परी नव्या को एक फोटो दिखाती है। नव्या, ये मेरी माँ है। रानी परी, हाँ, ये तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारे पापा। नव्या इमोशनल हो जाती है पर किसी के सामने जाहिर नहीं करती। वैभव एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये कौन है? ये नव्या की बुआ है। ओह, तो क्या ये भी परी थी? नहीं, ये इंसान थी। वैभव, ओके। नव्या भी वैभव के पूछे गए फोटो को देखकर चौंक जाती है। वैभव अनजान बनते हुए रानी परी से, क्या हुआ था नव्या के माँ पापा को? रानी परी को नहीं पता होता कि नव्या और वैभव को सब पता चल चुका है, इसीलिए वो झूठ बोलती है दोनों से। ओहो, उनके कोई दुश्मन ने उन दोनों को धोखे से मार दिया। नव्या को रानी परी का ये बोला हुआ झूठ सुनकर गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इन्होंने ही उसके माँ पापा को मारा है। रानी परी, क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रही हो? नव्या, नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं बस ये सोच रही हूँ कि मेरे माँ पापा ने क्या बिगाड़ा था किसी का। तभी वैभव बीच में बोल देता है, इनको क्या हुआ, ये भी मर गई क्या? रानी परी, नहीं, ये बाद में हमें कभी मिली ही नहीं। वैभव, ओह। रानी परी, चलो आओ, तुम दोनों खाना खाते हैं। परिस्तान की दावत तुम दोनों के लिए। वैभव, ओह, परिस्तान की दावत। आयशा, हाँ, आइए आप। आयशा वैभव का हाथ पकड़ के वैभव को ले जाती है।
नव्या भी पीछे पीछे चली जाती है। वैभव, नव्या यहाँ आओ, अपनी बहन के पास बैठ जाओ। नव्या को पता है कि वैभव उसे जलाने के लिए कर रहा है। तभी वैभव नव्या का हाथ पकड़ के नव्या को अपने पास बैठा देता है तो आयशा जल जाती है। रानी परी सब देख लेती है तो उसे भी सब पुराना दौर याद आ जाता है। नव्या और वैभव वापस घर आ जाती है। वैभव, तुम्हारी बुआ कोई और नहीं, मेरी सौतेली मोम ही है। नव्या, मतलब मेरी बुआ की मदद रानी परी ने की है तुम्हारे पापा से मिलाने में, और अब भी इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन है, तभी तो ये सब हो रहा है। वैभव, हाँ तुम 100% सही बोल रही हो। नव्या वैभव की तरफ देखे बिना जाने लगती है तो वैभव उसका हाथ पकड़ लेता है। नव्या, छोड़ो मेरा हाथ। वैभव, क्यों? जाओ वो आयशा के पास। वैभव, ओह, तो जलन हो रही है तुम्हें? नहीं, मैं क्यों जलूं? वैभव नव्या को खींच के खुद की तरफ मोड़ लेता है तो नव्या वैभव के एकदम करीब आ जाती है। नव्या की आंखों में आंसू होते हैं तो वैभव को देख के बुरा लगता है। वैभव, सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। नव्या, तुम जिसे चाहो उसके साथ रहो, पर मैं नहीं चाहती कि जो हुआ वो वापस हो। मैं नहीं चाहती थी कि एक बहन दूसरी बहन का खून कर दे। वैभव, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में कोई और नहीं आएगा, मैं बस तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। नव्या, तो अब मुझे जलाने के लिए भी किसी के करीब नहीं जाओगे ना? वैभव, हाँ प्रोमिस मेरी जान। और वैभव नव्या को हक कर लेता है। नव्या भी उसकी बाहों में खुद को सेफ फील करती है। वैभव, सुनो। हाँ बोलो। वैभव, मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई मुसीबत आए, इसीलिए हम दादी को लेके यूएस से चले जाते हैं। वहीं हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। वहाँ क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी सौतेली मोम की वजह से तुम्हें खो दूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे ये सब उलझने सुलझानी होगी। नहीं, मैं इन सब के चक्कर में तुम्हें खो नहीं सकता। नव्या, भरोसा रखो मुझे, कुछ नहीं होगा। बस जल्द से जल्द ये पता करना है कि रानी परी और तुम्हारी सौतेली मोम का अब क्या कनेक्शन है, और मेरे माँ पापा शिवम और गौरी को किसने मारा और क्यों। वैभव, ये जवाब तो उस डायरी में ही होगा। नव्या, लेकिन वो डायरी तो किसी ने चुरा ली है। वैभव, किसी ने नहीं, मेरी सौतेली मोम ने ही ली होगी। हमें उनके रूम की तलाशी लेनी होगी। नव्या, पर कैसे? तुम परी हो ना, तो तुम्हें गायब होना भी आता होगा, तो तुम गायब होके जाओ। नव्या, ओके, पर जब तक मैं उनके रूम में हूँ तब तक तुम उन्हें बाहर लाना होगा, क्योंकि वो परियों की मौजूदगी पता कर सकती हैं, जैसे उन्होंने मेरी कर ली। वैभव रीता देवी को ऑफिस के काम के लिए बाहर दूसरे रूम में बुलाता है। तब तक नव्या उनके रूम में चली जाती है और उनकी अलमारी, कबर्ड सब चेक करने लगती है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। नव्या मन में, ये परियों से भी खतरनाक है, जरूर इनसे जुड़ा कोई बड़ा राज होगा, कैसे पता करूं। इधर वैभव को अपनी सौतेली मोम को रोकना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि उनका ऑफिस का काम हो चुका था। उधर नव्या गुस्से में एक पेंटिंग पे हाथ मार देती है तो वहाँ वो खुल जाती है। उस पेंटिंग के पीछे एक संदूक है, लेकिन उसमें ताला लगा है। नव्या उस संदूक को बाहर निकाल लेती है और इतने में रीता देवी भी अपने रूम के दरवाजे के पास आ जाती है। रीता देवी जैसे ही अपने रूम का दरवाजा ओपन करती है तो वैभव बाहर से जोर से आवाज देता है। नव्या भी आवाज सुनकर पीछे विंडो से बाहर निकल जाती है। रीता देवी, क्या है वैभव? कुछ नहीं, मुझे एक काम याद आया था पर भूल गया। तुम पागल हो गए हो? मुझे भी यही लगता है। रीता देवी वैभव को इग्नोर करके अपने रूम के अंदर चली जाती है। नव्या भी उनके रूम के पीछे विंडो से निकल के वैभव के रूम में जाती है। उधर वैभव को लगता है कि नव्या अब भी उसकी सौतेली मोम के रूम में है। वैभव मन में, पता नहीं नव्या बाहर निकली होगी भी या नहीं। इधर नव्या वैभव के रूम में जाके वो संदूक रखती है। वैभव भी अपने रूम में आता है तो नव्या को देख के शॉक्ड रह जाता है। वैभव, मुझे लगा कि तुम फंस गई होगी। नहीं, मैं तो उस रूम के पीछे विंडो से निकल आई।
पर तुम विंडो से बाहर कैसे आई? मैं परी हूँ। ओह, मैं भूल गया। नव्या, हूँ। तो तुम्हें याद ही क्या रहता है? सिर्फ हमारी शादी के दिन। नव्या, हो गया काम, अब सुनो। मुझे ये संदूक मिला है। वैभव, इसमें क्या है? पता नहीं, ये संदूक रीता देवी के रूम में एक पेंटिंग के पीछे से मिली है। पर है क्या इसमें? ये तो इस संदूक को ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। तो ओपन करो इसे। नव्या उस संदूक को अपने जादू से खोलती है तो उसके अंदर से कुछ पिक्चर और एक डायरी होती है। वो डायरी नव्या की नहीं होती, कोई दूसरी डायरी होती है। नव्या, इस डायरी में अब क्या हो सकता है? वैभव और नव्या उस डायरी को ओपन करके पढ़ने लगते हैं। उस डायरी में वैभव की सगी माँ के बारे में लिखा होता है कि कैसे नव्या की बुआ ने रानी परी से मिलके वैभव की सगी माँ को मरवा दिया। वैभव ये सब पढ़ के गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। वैभव गुस्से में, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, उन्होंने मेरी माँ के साथ बहुत बुरा किया है। नव्या वैभव का हाथ थाम लेती है और कहती है, अभी वक्त रुकने का है, बदला लेने का नहीं। वैभव नव्या के कंधे पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगता है। वैभव रोते हुए, पता है कि मैं पूरा बचपन अपनी माँ के बगैर कैसे रहा हूँ। हर पल मुझे उनकी कमी महसूस होती थी। कोई नहीं था मेरे पास मेरी दादी के सिवा। पापा तो पैसा कमाने में लगे रहते थे। मुझे बहुत डर भी लगता था, लेकिन अब तुम मेरी लाइफ में आई हो। तुम मुझसे वादा करो कि तुम भी कभी मुझे छोड़ोगी नहीं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। नव्या वैभव के आंसू पोंछती है और उसे हक कर लेती है। वैभव भी नव्या को टाइट हक कर लेता है। दोनों एक दूसरे में खोए होते हैं। दूसरे दिन नव्या और वैभव फिर परिस्तान जाते हैं। उन्हें वहां बुलाया जाता है। नव्या, क्यों बुलाया हमें यहाँ? रानी परी, क्योंकि परिस्तान चाहता है कि तुम यहाँ की रानी बन जाओ और जिनके राजकुमार से शादी कर लो। नव्या और वैभव ये सुन के परेशान हो जाते हैं। पर मुझे शादी नहीं करनी है रानी परी, और बिना शादी के तुम रानी नहीं बन सकती। तो मुझे परिस्तान की रानी नहीं बनना है। मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ रानी परी, पर हम परिस्तान के खिलाफ नहीं जा सकते। तो आप ही तो है परिस्तान की रानी, इसमें कोई क्या करेगा? वैसे भी अब आप ही का हुक्म ही मानेंगे। नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर हम परिस्तान के खिलाफ हो गए तो दूसरी बुरी ताकतें हम पर हावी हो जाएगी। तो इसमें मैं क्या करूं? मुझे ना यहाँ रहना है और ना ही यहाँ किसी से शादी करनी है। रानी परी ये सब करवा के अपनी बेटी आयशा का रास्ता साफ करना चाहती है। नव्या और वैभव ये समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि आयशा ने रानी परी को धमकी दी थी कि अगर वैभव मेरा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। और रानी परी अपनी बेटी आयशा से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थी। नव्या, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ की रानी नहीं बनना चाहती और ना ही यहाँ शादी करना चाहती हूँ। रानी परी, तुम्हें ये परिस्तान की दुनिया में आना ही पड़ेगा। वैभव बीच में बोल पड़ता है। नव्या को सोचने के लिए वक्त दिया जाए। रानी परी, ठीक है बेटा, तुम सोच लो, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो परिस्तान चाहता है। नव्या और वैभव वापस घर आ जाते हैं। नव्या, आज से महीने पहले लाइफ कितनी अच्छी थी। वैभव, फिर मैं तुम्हारी लाइफ में आ गया और तुम्हारी लाइफ कितनी खूबसूरत हो गई। हर दिन नई मुसीबत। मेरे पास एक सॉल्यूशन है। नव्या, क्या? वैभव, तुम मुझसे शादी कर लो। नव्या, तुम्हें पता है ना, सब मुश्किल में आ जाएंगे और परिस्तान की ताकतें हमें जीने नहीं देगी। वैभव, लेकिन अभी यही रास्ता है, हम शादी कर लेते हैं, वरना उस रानी परी ने तुम्हें फंसाने के लिए परफेक्ट प्लान बनाया होगा। नव्या, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन वो ऐसा क्यों चाहती है कि मैं रानी बन जाऊं? मुझे ये बात समझ नहीं आई। वैभव, जो होगा सब बाद में देख लेंगे। अभी हमें मेरी सौतेली माँ और रानी परी से बच के शादी करनी होगी। वो कैसे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम तैयार हो जाओ। आज हमारी शादी है, आज ही हम शादी कर लेते हैं। नव्या, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं कोई जिन नहीं हूँ। वैभव चला जाता है और नव्या तैयार हो जाती है। नव्या वैभव का इंतजार करती है। तभी वैभव जल्दी से अंदर आता है। वैभव, जल्दी अपने जादू से बाहर चलो। नव्या के जादू से नव्या और वैभव बाहर आ जाते हैं।
बाहर आकर वैभव नव्या को देखता रहता है, क्योंकि नव्या दुल्हन के रूप में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। वैभव, तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो दुल्हन के रूप में। नव्या शर्मा जाती है। बाहर पंडित जी दोनों की शादी करवाने के लिए पहले से तैयार रहते हैं। नव्या और वैभव की शादी होने लगती है। तभी रीता देवी को दोनों की शादी के बारे में पता चल जाता है और वो रानी परी को बताने के लिए रानी परी से मिलने जाती है, लेकिन परिस्थान में पहुंच नहीं पाती। नव्या और वैभव की शादी स्टार्ट हो जाती है। तभी वैभव की सौतेली माँ वापस आती है, लेकिन तब तक वैभव और नव्या की शादी हो जाती है। नव्या और वैभव शादी करके बहुत खुश होते हैं। दादी भी उनकी खुशी में खुश होती है। वैभव, दादी आप अब अगले साल से अपने पोते पोतियों को खाना खिलाओगी। नव्या ये सुन के शर्मा जाती है। तभी रीता देवी ये सुन के जल जाती है। वैभव, मिसेज मित्तल, क्या आप अपनी भाई की बेटी से नहीं मिलेगी? रीता देवी ये सुन के चौंक जाती है और कहती है, कौन से भाई की बेटी? वैभव, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती है आप। नव्या भी दोनों को देखने लगती है कि ये वैभव क्या कर रहा है। रीता देवी, लगता है तुम पागल हो गए हो, मेरा कोई भाई है ही नहीं। वैभव, आपका भाई था, आपने सबको पागल बनाया हुआ है। तभी वैभव के पापा आ जाते हैं। वैभव भी अपने पापा को ऐसे अचानक से देख के चौंक जाता है। वैभव, पापा आप यहाँ? वैभव के पापा अमित मित्तल, हाँ ये क्या बदतमीजी है वैभव, अपनी मोम से ऐसे बात करता है कोई? वैभव, बदतमीजी तो क्या, मैं तो मुंह भी नहीं लगाना चाहता इन्हें। अमित मित्तल, सेट ऑफ वैभव, सॉरी बोलो अपनी मोम को। वैभव, मर भी जाऊं तो भी इस औरत से माफी ना मांगू, ये मेरी माँ की कातिल है। वैभव के पापा का हाथ वैभव पर उठते उठते रह जाता है। जब उनकी नजर नव्या पर पड़ती है, वैभव नव्या से, इनसे मिलो नव्या, ये तुम्हारे ससुर जी हैं और ये आपकी बहू है। वैभव के पापा नव्या के पास आते हैं और नव्या के सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, खुश रहो बेटी। तभी वैभव नव्या का हाथ पकड़ के उसे कार में बिठा के अपने साथ ले जाता है। नव्या, कहाँ जा रही है हम? वैभव, मैं आज का खास दिन उन लोगों के साथ नहीं बिताना चाहता। नव्या, वो तुम्हारे पापा है वैभव, हाँ, लेकिन वो सिर्फ उस औरत की ही बात सुनते हैं, वो मेरी बात कभी नहीं मानते। एक वक्त आएगा जब वो सभी सब सच्चाई जान लेंगे। वैभव एक जगह गाड़ी रोक देता है। वहाँ एक छोटा सा घर होता है। ये किसका घर है? ये मेरी माँ का घर है। नव्या और वैभव उस घर के अंदर जाते हैं तो बहुत प्यारा होता है वो घर। नव्या, ऐसा लगता है कि अब यहाँ कोई रहता है। वैभव, हाँ, यहाँ की देखभाल के लिए मैंने एक बाबा को रखा हुआ है। नव्या, ओह, लेकिन ये घर बहुत अच्छा है। वैभव, अगर आज मेरी माँ होती तो बहुत खुश होती, क्योंकि आज उनकी परी जैसी बहू जो उनके घर आई है। वैभव इमोशनल हो जाता है और नव्या को हक कर लेता है। नव्या भी उसकी बाहों में खुद को सेफ फील करती है। वैभव नव्या के गाल पर किस करता है तो नव्या शर्मा जाती है। वैभव नव्या के पास आकर बहकने लगता है। तभी कोई घर के अंदर आ जाता है। नव्या जल्दी से वैभव से अलग हो जाती है। दोनों देखते हैं वो एक बूढ़े बाबा है। वैभव नव्या से कहते हैं, इनसे मिलो, ये ही है इस घर की देखभाल करने वाले। नव्या आगे जाके उनको नमस्ते करती है। बाबा नव्या को देखकर वैभव से पूछते हैं कि ये कौन है? ये मेरी वाइफ है नव्या। बाबा ये सुन के खुश हो जाते हैं और नव्या के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, जीती रहो बेटी। बाबा को नव्या के पास अजीब सा एहसास होता है तो वो नव्या को देखने लग जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। नव्या, क्या हुआ बाबा, आपके आंखों में आंसू? हाँ, आज मेरी बेटी भी इतनी बड़ी होती, मेरी गलती की वजह से वो मुझसे खो गई है, बरसों पहले जब वो छोटी थी। नव्या, आप रोइए मत, मैं भी आज से आपकी बेटी हूँ। बाबा ये सुन के खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ, और चले जाते हैं। नव्या, मुझे इनसे मिलके अपनापन सा लग रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने ही मुझे बचपन से संभाला है। जब भी मैं उदास होता था तो इन्होंने ही मुझे हौसला दिया। हाँ, ये बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। हाँ, बस मैं ही अच्छा नहीं लगता तुम्हें, तुम भी ना जोकर हो। अच्छा। और वैभव नव्या को पकड़ लेता है। नव्या वैभव से, छोड़ो मुझे, बाबा आ जाएंगे। वैभव, तो क्या हुआ, तुम पर तो मेरा ही हक है।
गर्लफ्रेंड थोड़ी हो, बीवी हो मेरी। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी शरारत करते हैं। दूसरी तरफ जब ये बात परिस्तान में पता लग जाती है कि दोनों की शादी हो गई है तो आयशा पूरा आसमान सर पर उठा लेती है और रो रो कर अपना बुरा हाल कर देती है। आयशा गुस्से में, मैं उस नव्या को नहीं छोड़ूंगी, उसने मुझसे मेरी चाहत छीनी है। रानी परी, होश से काम लो, नहीं तो ऐसे तुम सब गवा दोगी। अब कुछ बचा ही क्या है, नव्या जीत तो गई। नहीं, अभी नहीं, वो मुझसे नहीं जीत सकती, मतलब बस तुम देखती जाओ। इधर नव्या वैभव खाना खा के निकलते हैं और वापस घर आ जाते हैं। वैभव के पापा वैभव को किसी काम से बुलाते हैं। वैभव, मैं आता हूँ काम करके, फिर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। नव्या, क्या सरप्राइज? वैभव, वो मैं तुम्हें ऐसे कैसे बता दूं, आज हमारी सुहागरात है तो रात को ही दूंगा। नव्या शर्मा जाती है और वैभव उसे रेडी होने को कहकर चला जाता है। नव्या नहा के तैयार होने लगती है तो आईने में से अचानक से उसे कोई आईने के अंदर खींच लेता है। नव्या आईने से परिस्तान पहुंच जाती है। रानी परी उसे कैद कर लेती है वहां। रानी परी, अब तुम नव्या का रूप लेकर, नव्या की जगह लेकर वैभव के पास चली जाओ और नव्या हमेशा यही रहेगी पत्थर की मूर्ति बनके और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आयशा, वाह माँ, आपने क्या तरकीब निकाली है। नव्या पत्थर की बन जाती है और आयशा नव्या के रूप में नव्या बन के पहुंच जाती है। नव्या कुछ कर भी नहीं सकती थी, बस आईने में से सब देख सकती थी। आयशा तैयार होकर बैठ जाती है और वैभव दरवाजा खोलकर रूम में आ जाता है और सामने देख के चौंक जाता है। वैभव दरवाजा खोलकर रूम में आता है तो सामने देखकर चौंक जाता है। सामने आयशा नव्या के रूप में घूंघट में बैठी होती है। वैभव, ओ, हमसे शर्मा के घूंघट में बैठने का तुम्हारा अंदाज हमें पसंद आया। आयशा कुछ बोलती नहीं, बस बैठी रहती है। वैभव चल के उसके करीब आता है। इधर नव्या पत्थर की बनी होती है और आईने से सब कुछ देख रही होती है, फिर भी अपनी फीलिंग रोक नहीं पा रही थी। नव्या वैभव को आयशा के करीब जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन पत्थर की बने होने के कारण रोक नहीं पा रही थी। वैभव आयशा के करीब जाता है और उसके पास बैठ जाता है। उसका घूंघट उठाने लगता है। आयशा की सांसें ऊपर अटक जाती हैं कि कहीं वैभव ना जान ले कि मैं नव्या नहीं आयशा हूँ। वैभव आयशा को नव्या समझ के उसका घूंघट ऊपर कर देता है। वैभव उसे देख के, वाओ, कितनी क्यूट लग रही हो तुम। आयशा समझ जाती है कि वैभव उसे नव्या ही समझ रहा है। नव्या उसकी जान, इसलिए उसकी जान में जान आ जाती है। वैभव, क्या बात है, आज तुम बड़ी चुप लग रही हो, इतना बोलती थी तुम, 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि शांत हो गई तुम। आयशा, कुछ नहीं, वो मैं दुल्हन हूं ना, तो सलमानी की एक्टिंग कर रही हूँ। वैभव, ओ, तो ये भी सीख लिया तुमने। आयशा, हाँ, और भी बहुत कुछ आता है मुझे। वैभव, ऐसा क्या आता है तुम्हें? आयशा को आईने से दूर रहना था क्योंकि आईने के सामने उसका असली रूप दिख जाता है। दूसरी तरफ नव्या दोनों को आईने के अंदर से देख रही होती है और वैभव को आयशा के पास देख के टूट जाती है। नव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं जो उसकी पत्थर बनी आंखों से बह रहे होते हैं, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं कर सकता था। इधर आयशा बहुत होशियारी से वैभव को अपनी बातों में लगा लेती है। वैभव आयशा के पास जाके उसे हक कर लेता है। तभी कोई दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। आयशा को गुस्सा आता है कि इस समय कौन आ गया। वैभव दरवाजा खोलता है तो सामने वैभव का नौकर होता है। वैभव, क्या हुआ? नौकर, साहब, दादी माँ की तबीयत खराब हो गई है। बड़े साहब और मेम साहब भी घर पर नहीं है। वैभव भागता हुआ दादी के पास जाता है। आयशा बड़बड़ाती है, ये बुढ़ी भी अभी बीमार हुई। वैभव मेरे कितने करीब था। आयशा भी वैभव के पीछे पीछे चल देती है। वैभव डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। वैभव दादी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। आयशा भी उसके साथ जाती है। वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि दादी के लिए 24 घंटे बहुत खतरनाक है, अगर ये बीत गए तो दादी ठीक हो सकती है। आयशा सोचती है, लो हो गया, अब 24 घंटे ये यहीं चिपका रहेगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे घर जाना होगा। वैभव आयशा के पास आता है और उसके पास आकर रोने लगता है।
और दादी को लेके अपने मन की बात आयशा से शेयर करता है। लेकिन आयशा वैभव की बातें सुनकर बोर हो जाती है और उसे कहती है, तुम अभी बड़े हो चुके हो, क्या बच्चों के जैसे रो रहे हो? दादी की उम्र हो गई है, वो हर वक्त तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वैभव आयशा की ऐसी बातें सुनकर चौंक जाता है। वैभव, नव्या तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम इतनी चेंज कैसे हो गई हो? आयशा थोड़ा संभल जाती है और कहती है, अरे मैं ऐसा नहीं कह रही, बस तुम्हें बता रही थी। वैभव को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, मैं अपनी दादी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, समझी तुम? वैभव वहां से चला जाता है। आयशा भी मौका देख वापस परिस्तान आ जाती है। नव्या के पास आके आयशा कहती है, देखा तुमने कि मैं उसे कैसे तुम्हारे खिलाफ भड़का रही हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हें देखेगा तक नहीं। तभी रानी परी वहां आ जाती है और आयशा से कहती है, तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो? आयशा रानी परी को सब बता देती है। दूसरी तरफ वैभव वापस आता है और उसे नव्या कहीं नजर नहीं आती। तो वैभव सोचता है कि शायद वो घर चली गई होगी। उसे तो दादी की कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नव्या ऐसी है ही नहीं। तभी वैभव के पापा वहां आ जाते हैं। तो वैभव उनको देखकर बोलता है, तो मिल गई फुर्सत आपको अपनी माँ को देखने की। वो वैभव की बातों को सुनकर भी अनसुना करके डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इधर वैभव नव्या को कॉल करता है लेकिन लगता ही नहीं। वैभव सोचता है कि कहीं नव्या अकेले किसी प्रॉब्लम में ना आ जाए। तभी आयशा वहां नव्या बन के वापस आ जाती है। आयशा, क्या हुआ वैभव? वैभव, कहाँ चली गई थी तुम? आयशा, यहीं बाहर थी, मेरा दम घुट रहा था। हाँ वैभव, यहाँ मेरी दादी की तबीयत खराब है और तुम बाहर चली गई थी उन्हें छोड़ के। आयशा, तो क्या करूं मैं, डॉक्टर देख रहे हैं ना उन्हें, वैसे भी मेरे ना होने का क्या फर्क पड़ता है? गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम घर चली जाओ। आयशा, और तुम? आज हमारी सुहागरात स्पॉइल हो गई तुम्हारी दादी की वजह से। वैभव, सेटअप, चली जाओ तुम अभी यहाँ से। आयशा चली जाती है। वैभव सोचता है कि ये नव्या को क्या हुआ है, ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। दूसरे दिन डॉक्टर बताते हैं कि दादी खतरे से बाहर है। वैभव ये खुशखबरी देने नव्या बनी आयशा के पास जाता है तो वो सो रही होती है। उसको सोता देख वैभव उसके पास जाता है और उसके चेहरे के सामने से बाल हटाता है। वैभव को बुरा लग रहा होता है कि दादी की तबीयत की वजह से वो अपना सारा गुस्सा नव्या पर निकाल दिया। तभी वैभव की नज़र सामने आईने पर पड़ती है तो वैभव चौंक जाता है। वैभव सोचता है, ये क्या, वहाँ आईने पे आयशा का फेस दिख रहा है तो नव्या का फेस यहाँ पर कैसे? वैभव समझ जाता है कि ये नव्या नहीं आयशा है, तभी इतनी बदली हुई है रात से। तो फिर नव्या कहाँ है? जरूर इन लोगों ने नव्या को परिस्तान में कैद कर लिया है। वैभव सोचता है कि परिस्तान जाना चाहिए और परिस्तान चला जाता है। वो सोचता है कि उसे नव्या कैसे मिलेगी और सबसे छुपकर नव्या को ढूंढने लगता है। तभी वैभव को सारी परियां किसी पत्थर की मूर्ति के पास खड़ी हुई दिखती है। तो वैभव भी वहां जाता है और उस मूर्ति को देखकर चौंक जाता है कि ये तो नव्या है। इसे रानी परी और आयशा ने पत्थर का बना दिया है, अब ये नॉर्मल कैसे बनेगी? तभी वैभव ज्वालापरी के पास जाता है जो कैद है। वैभव ज्वालापरी को सब बता देता है और उनसे मदद मांगता है। ज्वालापरी, तुम्हें रानी परी को मारना होगा, तभी नव्या नॉर्मल हो पाएगी। पर मैं रानी परी को मारूंगा कैसे? ज्वालापरी अपनी जादू से एक खंजर वैभव को देते हुए कहती है, तुम इस खंजर से रानी परी को मारोगे। वैभव ज्वालापरी से वो खंजर ले लेता है और रानी परी को मारने पहुंच जाता है। वैभव रानी परी से कहता है, नव्या अच्छी लड़की नहीं है, उसने मुझे धोखा दिया है। रानी परी को वैभव की ये बात सुन के खुश होती है और उसे लगता है कि वैभव नव्या से नफरत करने लगा है। रानी परी, तुम सही कह रहे हो और तुम्हें नव्या को छोड़ के आयशा से शादी कर लेनी चाहिए। रानी परी वैभव के पास आती है और उसके आशीर्वाद देने उसके सर पे हाथ रखती है तो वैभव मौका देखकर रानी परी पर वार कर देता है और वहां खंजर रानी परी के सीने में मार देता है, जिससे रानी परी की मौत हो जाती है। रानी परी के मरते ही नव्या में जान आती है और वो नॉर्मल हो जाती है। तभी आयशा भी वहां आ जाती है और उसे भी सब पता चल जाता है और वो नव्या पर वार करती है, लेकिन नव्या बच जाती है। नव्या भी आयशा पर अपनी जादू से वार करती है लेकिन आयशा को कुछ नहीं होता।
आयशा दूसरा वार करने वाली होती है, तभी वैभव उस खंजर को नव्या को फेंक के देता है और नव्या उस खंजर को लेकर अपने जादू से आयशा पर वार करती है और आयशा भी मर जाती है और एक काला धुआं होकर उड़ जाती है। पूरा परिस्तान उस बुरी रानी परी और आयशा से आजाद हो जाता है। सभी लोग नव्या को यहाँ की रानी बनने को कहते हैं, लेकिन नव्या ज्वालाप्री को परिस्तान की रानी बना देती है और पूरा परिस्तान नव्या के इस फैसले से खुश हो जाता है। ज्वालापरी नव्या को एक तस्वीर दिखाती है जो नव्या के माँ पापा की है। नव्या और वैभव उस तस्वीर को देख के हैरान हो जाते हैं। नव्या परिस्तान में सभी से कहती है कि वो परिस्तान कभी वापस नहीं आएगी और सभी को अलविदा कह देती है। दूसरी तरफ वैभव भी अपनी सौतेली माँ का सच अपने पापा के सामने लाता है और फिर वैभव की सौतेली माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। नव्या, वैभव मुझे उस बाबा से मिलना है। वैभव नव्या को वहाँ ले जाता है बाबा के पास। नव्या वहाँ पहुंचकर बाबा को आवाज देती है, पापा। वो बाबा भी ये सुनकर चौंक जाते हैं। नव्या बाबा को सब बता देती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे नव्या से माफी मांगने लगता है। नव्या भी उन्हें माफ कर देती है और उनके गले लग जाती है और उसे भी रोना आ जाता है, तो बाबा उसे चुप करा देते हैं। वैभव भी पीछे से ये सब देख रहा है और उसकी आंखें भी नम हो जाती है और वो मुस्कुरा देता है कि चलो बाप बेटी मिल गए एक दूसरे को। दूसरी तरफ नव्या के माँ पापा शिवम और गौरी की कातिल भी वैभव की सौतेली माँ ही निकलती है और उन्हें कड़ी सजा सुनाई जाती है। नव्या अपने पापा को भी घर ले आती है। नव्या और वैभव दोनों बहुत खुश होते हैं कि चलो सब कुछ ठीक हो गया। एक दिन नव्या बाहर बैठी होती है, तभी वैभव नव्या को उदास देखकर उसके पास आता है। वैभव, क्या हुआ मेरी जान को ऐसे उदास क्यों है? बस माँ पापा होते तो कितना अच्छा होता ना। हाँ, वो तो तुम्हें आसमान से भी देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। वैभव नव्या को अपनी तरफ घुमाकर हक कर लेता है और नव्या से कहता है, आज के बाद तुम अपने चेहरे पर कभी उदासी मत लाना, क्योंकि तुम्हें दुखी देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है। और नव्या के गाल पे किस कर लेता है। नव्या शर्मा के दूर जाने लगती है तो वैभव उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे नव्या उसके बाहू में आ जाती है। वैभव, कहाँ जा रही हो? अब तो मुझसे दूर मत जाओ, आज तो हमारी रात है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। वैभव और नव्या एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश रहते हैं। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। नव्या, वैभव, कहाँ हो तुम? वैभव, अपने बेटे के साथ ही हूँ। नव्या, ओफो, दोनों बाप बेटे यहाँ बिजी हो। वैभव, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। वैभव अपने 10 महीने के बेटे को गोद में उठा लेता है। नव्या, हूँ, मुझे दो इसे। नहीं, ये तो अपने पापा के पास ही रहेगा और अपने बेटे की तरफ देखकर, है ना मेरे युवराज? नहीं, ये मेरे पास रहेगा, मुझे दो इसे। दोनों की क्यूट नोकझोंक सुन के पीछे खड़े नव्या के पापा मुस्कुराकर मन में कहते हैं, भगवान हमेशा इनको खुश रखे।